खबरें हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो सकता है। पाकिस्तान से कोई मसौदा तैयार होकर आया है जिस पर दोनों देश राजी हो सकते हैं। कैसे होंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका अपने उन 15 शर्तों को मनवाना चाहता है जिसे वो जंग के शुरू से ही लेकर चल रहा है। उधर ईरान मुआवजे से लेकर पश्चिम एशिया से अमेरिकी अड्डों के खत्म करने वाली अपनी बात पर अड़ा हुआ है। फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है और पूरी दुनिया इस वक्त ये उम्मीद लगा भी रही है। ईरान ने साफ किया है कि वो अपने ऊपर हो रहे हमलों का जवाब सिर्फ हमलों से नहीं देगा, बल्कि तेल के ट्रांसपोर्टेशन के हर उस रास्ते को रोकने की कोशिश करके देगा जो वो कर सकता है, ताकि अमेरिका या पूरी दुनिया पर दबाव बनाया जा सके। इधर इजराइल को लगता है कि सीज फायर की बात कुछ पसंद नहीं आ रही है, इसलिए आज उसने फिर से ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया। ये वही गैस फील्ड है जिस पे 18 मार्च को भी इजराइल ने हमला किया था। तब ट्रंप ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि ऐसा कुछ होने वाला है, और जिसके बाद उन्होंने खुद मना किया था कि आगे इस पर दोबारा हमला ना किया जाए, लेकिन इजराइल नहीं माना। खबरें ये भी आई हैं कि ईरान के 3 एयरपोर्ट को भी आज इजराइल ने निशाना बनाया और अच्छा खासा नुकसान किया है। अब ऐसे में सीज फायर की उम्मीद कैसे की जाए, या सीज फायर से पहले इसे भड़ास निकालने का, अपने तेवर दिखाने का, अपना गुस्सा दिखाने का एक मौका माना जाए। ट्रंप ने तो अपने गाली गलौच वाले मैसेज से साफ कर दिया था, और अब इजराइल अपनी हरकतों से ये कर रहा है। इस बीच ईरान ने भी अपनी मिसाइलों को काम पर तो लगा ही रखा है। तो दुनिया कंफ्यूज है, और साथ में आप और हम भी, कि एक तरफ तो बातें हो रही हैं सीज फायर की, और दूसरी तरफ हर वो चीज़ की जा रही है जिससे फायर यानी कि आग और भड़के। तो आज इसी बड़े सवाल पर हम करने जा रहे हैं चर्चा। इसमें शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अचल मल्होत्रा, जो इंडियन फॉरेन अफेयर्स जर्नल के मैनेजिंग एडिटर भी हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शुभंकर मिश्रा, स्ट्रैटेजिक अफेयर एक्सपर्ट कमर आगा, जेएनयू में CIS में प्रोफेसर अंशु जोशी, और द न्यू इंडियन की फाउंडर आरती टिक्कू सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कमर आगा साहब, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि मामला जंग और जंग को रोकने का है। एक तरफ बात हो रही है कि कोई मसौदा बन गया है जिस पर दोनों देश राजी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरफ से संकेत ऐसे नहीं आ रहे हैं। ईरान का हमला, ईरान पर हमला, अमेरिका की भाषा या उनकी हरकतें। आगा साहब जी, देखिए, सीज़ फायर जहाँ तक है, मैं समझता हूँ ईरान भी चाहता होगा कि सीज़ फायर हो, युद्ध ख़त्म हो, रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू हो। लेकिन यह है कि जो शर्तें प्रेसिडेंट ट्रंप ने रखी हैं वो तो मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। दूसरी बात ये भी है कि ईरान का इस वक्त काफ़ी दबदबा भी नज़र आता है उस पूरे क्षेत्र में भी, और उसमें भी ईरान की भी जो शर्तें हैं वो अमेरिका मानने पे कुछ तैयार नहीं। हाँ, लेकिन बातचीत, कुछ मिडिल पाथ ढूंढने की बातचीत ओमान कर रहा है। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान तो एक बेसिकली मैसेंजर का काम कर रहा है, वो मीडिएटर नहीं बन पाया। ना तो उनके पास एक्सपर्टाइज है ऐसी कि वो ये काम कभी किया नहीं। उनका तो काम बेसिकली आतंक फैलाने का था, जिसमें उनकी वो है एक्सपर्टाइज, मगर मीडिएशन का काम अभी भी ओमान ज़्यादातर कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ईरान चाहता ये है कि भाई अब जो उसका वो है ख़त्म हो, किसी भी सूरत से जो सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट होने चाहिए। एक लॉन्ग टर्म बातचीत के ज़रिए एक सलूशन पूरे क्षेत्र का निकलना चाहिए। उन्हीं ने अब ये कहा है कि जंग एक अकेली ईरान से नहीं हो रही है, बल्कि लेबनान में भी हो रही है, यमन में भी चल रही है, इराक में भी चल रही है। तो इन लोगों को भी ज्वाइन करना चाहिए और पूरा मसला हल होना चाहिए। बहरहाल ये बारगेनिंग चिप है मेरा ख्याल है। और दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिकन की जो डिमांड्स है वो तो मुझे नहीं लगता कि ईरानियन मानेंगे। बहुत मुश्किल है मानना उसके लिए। तो कोई मिडिल पाथ पे बातचीत हो रही है, इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है, कोई ईरानियन उसमें इन्वॉल्व नहीं है जहाँ तक जो खबरें मिल रही हैं। ओमान का ज़्यादा दिखाई देता है। दूसरी तरफ ये कि अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की इकनॉमी परमिट नहीं करती कि वो किसी लंबी युद्ध में अपने को इंगेज करें। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो सोचा था 4 से 8 दिन और मैक्सिमम, फिर उन्हीं ने बाद में कहा 1 हफ्ता और 2 हफ्ता, लेकिन अब ये
सेकेंड मंथ चल रहा है, ये भी ख़त्म पे आ जाएगा कुछ जल्दी ही, और फिर उसके बाद 1.5 महीने यानी छठा हफ्ता शुरू हो जाएगा। अमेरिका का जो लॉसेस हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर में हो रहे हैं, इकनॉमी उनकी वीक है। फिर दूसरी तरफ ये कि उन्हीं ने जो टैरिफ्स लगाए थे उससे उन्हीं ने सोचा था कि मसले हल हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग वापस आ जाएगी, लेकिन उससे दाम बढ़ गए। अब तेल के भी दाम बढ़ रहे हैं, लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ईरान चाहता है किसी भी सूरत से तेल के दाम अगर 115-120 के बीच में पहुंच जाते हैं तो फिर तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और पॉसिबल है कि रिसेशन यूरोप और अमेरिका में भी आ सकता है। तो अमेरिका, ईरान पूरी उसकी कोशिश करता है, इसीलिए उसने तमाम इनके जो उसके पड़ोस के देश थे उनको भी, जब उसके ऊपर टारगेट किया जाता है ऑयल इंस्टॉलेशंस में, तो वो यूएई, कतर, बहरीन इन जगहों पे टारगेट करता है। वही यहाँ कहता है पर भाई इनफैक्ट अगर सब सवाल ये उठेगा अब कि आप कह रहे हैं कि 15 शर्तें अमेरिका की, कुछ शर्तें ईरान की, और सारी शर्तें ऐसी जो हमें भी दिखता है कि कोई मानने नहीं वाला। तो आरती जी ये बताएं मुझे कि क्या फेस सेविंग हो रही है, मतलब दिखाने की शर्तें अलग हैं, मानने वाली शर्तें अलग हैं, और जब तक कुछ नहीं होता तब तक एक दूसरे पे हमले होते रहेंगे, 3 चीजें दिख रही हैं। आपने सही आकलन लगाया कि दिखाया कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है, और मैसेजिंग जो है कुछ और है। इसमें मैं इत्तेफाक नहीं रखती कि अमेरिका में सबका ही नुकसान हो रहा है। अमेरिका में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लोगों का फायदा हो रहा है। जो ऑयल एंड गैस की कंपनीज है, अमेरिकन और बाकी वेस्ट के जितने भी हैं, उनको फायदा हो रहा है। और ये कहना कि अमेरिका सिर्फ इसमें लूज कर रहा है, मैं नहीं मानती कि वो सच है। मैं मानती हूँ कि एक लंबे अरसे तक जो एक सुपर एलीट और सुपर रिच क्लास जो अमेरिका का है, जिन्होंने ये दुनिया चलाई, वो अभी भी फायदे में ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको अमेरिका से कोई गर्ज नहीं है। अमेरिका की जनता, पहली बार दिख रहा है अमेरिका की जनता को भी कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दुनिया कैसे चलाई, कितने अत्याचार किए, और जो ईरान में वो एक इलीगल अनलॉफुल जंग लड़ रहे हैं ईरान के सिविलियंस के खिलाफ, ईरान के लोगों के खिलाफ, वो सारी दुनिया के सामने आज अमेरिका की जो एक एक्सपेंशनिस्ट इंपीरियलिस्टिक सुपर पावर रही है इजराइल को साथ में लाकर, उनका आज मुझे लगता है कि साफ ये हो रहा है कि पूरी दुनिया को समझ आ गई है कि उनकी सच्चाई क्या है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूं कि जो आपने इम्पोर्टेंट बात कही कि जो मैसेजिंग है, अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। पहले भी जो यूएस प्रेसिडेंट्स थे सामने मीठी मीठी बातें करते थे, और पीछे से उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियां निकालनी थी सारी दुनिया को। एक कॉलोनियल थिंकिंग, एक कॉलोनियल माइंडसेट अमेरिकन एम्पायर रहा है, और उनका जो इनहेरिटेंस मिला है, जो मैं कहूंगी कि जो भी उन्होंने सीखा वो ब्रिटिश एम्पायर से सीखा, तो वो एक प्रथा चलती आ रही है। वही आज हमें पहली बार दुनिया को दिख रहा है कि वो किस तरह से सोचते हैं बाकी दुनिया के बारे में। तो मुझे लगता है एक तरह से तो ये बहुत मेहरबानी है दुनिया पे कि जिनको अभी भी यकीन, कई सालों तक यकीन नहीं था और अमेरिका का गुणगान दिन रात करते थे, वो पहली बार इस बात से आगाह हो गए हैं कि अमेरिकन एम्पायर यहाँ किसी की बेनिफिट के लिए नहीं बैठा था, यहाँ किसी का भला करने के लिए नहीं बैठा था, सबके को निचोड़ के, सबको परेशान करके, सबको एक्सप्लॉइट करके उन्होंने अपनी एम्पायर खड़ी कर दी। और इसलिए मैसेजिंग जो चल रही है, मुझे लगता है वो बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव है उस माइंडसेट का, कॉलोनियल माइंडसेट का, जो हमने हिंदुस्तान ने भुगता है, पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का हिस्सा रहा उसने भुगता है। मुझे लगता है कि पूरा थर्ड वर्ल्ड जो है, जो ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर का हिस्सा थे, वो हम सब ने भुगता है। किया क्या जा रहा है? किया ये जा रहा है कि पीछे से जो डील्स
चल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, इनकी जो डील्स चल रही है वहां पे जब तक सही नहीं बैठती कोई डील, तब तक ये जंग चलती रहेगी। चीजें चलती और रहेंगी। ये तो जी, बीबी जी। नेतन्याहू ने सामने सामने कह दिया कि वो सप्लाईज चाहते हैं कि ऑयल एंड गैस की सप्लाईज वो इजराइल उसका एक मेन हब बने। तो एक्चुअल एजेंडा उनका यही है। उनका एजेंडा ये नहीं था कि ईरान में कोई न्यूक्लियर वेपन्स थे, यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा गॉट योर था, पॉइंट।